हाय बच्चों, अमित गुरुवार से सी चैनल में आपका स्वागत है। आज आपको इंटर का जो मैथ का चैप्टर आदिव है, आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं। बच्चों का कमेंट था कि सर इंटर का कुछ सिलेबस जो है उसको आप हमें बताइए। तो हमने उनसे कहा था कि आप लोग कमेंट बॉक्स में जो भी चैप्टर पढ़ना हो आप लिख दिया कीजिए। अन्य बच्चों से भी ये कहा जा रहा है कि जो भी आपको हाई स्कूल इंटर का यदि आपको कोई चैप्टर ऐसा है जो आपको समझ में नहीं आता है, आप कमेंट बॉक्स में लिख देंगे, मैं आपको उसका वीडियो बनाकर भेज दिया करूँगा। तो आज मैं इंटर का जो आविव चैप्टर है, जिसको हम अंग्रेजी में मैट्रिक्स बोलते हैं, उसको आज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ। सबसे पहले आप आविव के बारे में जानिए। मैट्रिक्स जो होता है, इसका साइन होता है ऐसे और ऐसे, दोनों साइड घिरा रहता है। आपको याद रहे कि सरणी और मैट्रिक्स में थोड़ा अंतर होता है। जब भी आव्यूह की बात करेंगे तो हम एक मतलब दोनों तरफ से इसको क्या कर देंगे, हम घेर देते हैं। लेकिन सरणी एक सीधी लाइन होती है, वो सरणी होता है। और ये क्या होता है, आपका आव्यूह होता है। तो आव्यूह को एक ये तरीका होता है दर्शाने का, और कोई कहीं भी देखे, अन्य किताबों में अगर देख सकते हैं, उसको ऐसे भी दर्शाया गया हो। तो फिलहाल आपको ध्यान देना है कि आव्यूह को इस साइन द्वारा हम क्या करते हैं, दर्शाते हैं। इस साइन द्वारा दर्शाने पर इसमें जो अवयव होते हैं वो दो तरह से लिखे जाते हैं। ऐसे अगर लिखा रहेगा तो ऐसी लाइन को हम बोलते हैं रो। क्या बोलते हैं, रो। हिंदी में इसको बोलते हैं हम पंक्ति। क्या बोलते हैं इसको, पंक्ति। कब, जब ऐसे लिखा रहेगा तब। और ऐसे अगर रहेगा सीधा ऊपर से नीचे, इसको बोलते हैं हम अंग्रेजी में कॉलम, हिंदी में बोलते हैं इसको स्तंभ। इस रेखा में रहेगा तो क्या बोलेंगे, इसको हम रो, हिंदी में पंक्ति बोलेंगे। और ऐसे सीधी रेखा में रहेगा ऊपर से नीचे की ओर, उसको हम बोलते हैं कॉलम, हिंदी में बोलते हैं उसको स्तंभ। इस आव्यूह को दर्शाने के लिए एक ही कोटि होती है। वो कोटि क्या होता है, तो यहाँ हम दर्शाते हैं m गुणे n से। यह m गुणे n से दर्शाया जाता है। इसको बोलते हैं आव्यूह की कोटि। आव्यूह की कोटि बोला जाता है, जहाँ m जो होता है वह रो को दर्शाता है और n जो होता है वह कॉलम को दर्शाता है। किसको दर्शाता है, कॉलम को। अर्थात पहले हम रो लिखते हैं और उसके बाद हम क्या लिखते हैं, कॉलम लिखते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ अवयव 2 4 6 3 - 5 2 ये आ गया, ठीक है। यहाँ देख रहे हैं कि 2 4 6 इस तरह की रेखा है, जो अंक हुआ है इस सीधी रेखा में, तो ये क्या कहलाएगा, ये रो कहलाएगा, पंक्ति कहलाएगी। नीचे वाली भी पंक्ति कहलाएगी। और ऐसे जो लिखा है उसको हम बोलते हैं स्तंभ, कॉलम। तो ध्यान दीजिए इसकी कोटि क्या है। तो हम देखते हैं कि m गुणे n में दर्शाया जाता है। m क्या है, रो। तो इसको आप गिनती कीजिए कितनी पंक्तियां हैं। तो पंक्तियों की संख्या 1 2, तो क्या लिख देंगे यहाँ पर 2। कॉलम की संख्या 1 2 3, तो क्या हो गया 2 गुणे 3। तो इस आव्यूह की कोटि कितनी हो गई, 2 गुणे 3 की ये कोटि है। यह आव्यूह 2 गुणे 3 की कोटि है। ये ध्यान दीजिएगा, यदि 2 3 4 ऐसे अगर लिखा है 2 3 4, इसमें पंक्ति कितना है, स्तंभ कितना है। तो पंक्ति देखिए, एक ये पंक्ति, एक ये पंक्ति, एक ये पंक्ति। तो आपके पास कितनी पंक्ति हो गई, 3 पंक्ति। दर्शाया जाता है पहले रो पंक्ति से, तो पहले हम कितना लिख देंगे 3। स्तंभ कितना है, केवल एक है, तो 3 गुणे
एक। तो 2 3 4 यह अवयव, इस अवयव की कोटि कितनी है? तो 3 गुणे 1 है। इस अवयव की कोटि कितनी है? 2 गुणे 3 है। एक और देखिए, ये 4 5 6 7, ये हो गया 4 5 6 7। अब इसमें हम देखें इसकी कोटि क्या है, तो ध्यान दीजिएगा 4 5 6 7 ये क्या कहलाएगा? ये एक पंक्ति है। कितनी पंक्ति? केवल एक पंक्ति, तो हम एक लिख देंगे। स्तंभ कितना है? तो एक स्तंभ, 2 स्तंभ, 3 स्तंभ, ये 4 स्तंभ, तो ये हो गया 1 गुणे 4। आपको समझ में आ गया होगा कि अवयव की कोटि कैसे निकाली जाती है। तो सबसे पहले जो रेखा ऐसे होती है उसको हम बोलते हैं क्या? रो, और ऐसी जो रेखा होती है उसको बोलते हैं स्तंभ। ठीक है, तो आप ये समझ गए ये कैसे हम कोटि निकालेंगे। ध्यान दीजिएगा, हमेशा आपको याद होना चाहिए कि m गुणे n जो होता है, m रो होता है, n कॉलम होता है। बहुत ही ध्यान से देखिएगा, वीडियो शुरू से अंत तक देखेंगे तो अवयव का जो बेसिक होता है वो आपको मालूम हो जाएगा। तो 2 4 6 यहाँ, 3 5 2 यहाँ, आपका ये कोटि हो गया 2 गुणे 3 का। ये 2 3 4 हुआ, ये 3 गुणे 1 का। 4 5 6 7 हुआ, ये 1 गुणे 4 का। कहीं कहीं किताबों में दिया होगा कि जो नंबरिंग होता है रो और कॉलम का, उसमें जो कम संख्या होती है वो पहले लिखी जाती है और जो ज़्यादा संख्या होती है वो बाद में लिखी होती है, चाहे वो किसी क्रम में हो। अब हम 2 गुणे 3 है, ये तो उस किताब के लिए सही है। यहाँ 3 गुणे 1 है, कहीं 1 गुणे 3 भी लिखेगा, 1 गुणे 3, तो आप ये समझिएगा कि वही 3 गुणे 1, क्योंकि 2 3 जो 4 है, इसमें किसकी संख्या? कॉलम की संख्या 1 है और पंक्तियों की संख्या कितनी है? 3 है। ठीक है, एक बात आपको ध्यान देना है कि जो कोटि का गुणा होता है, अगर हम 2 गुणे 3 किए तो 2 तिहाई कितना हो गया? 6 हो गया। तो जितना गुणनफल होगा, न तो उससे कम और न तो उससे ज़्यादा अवयवों की संख्या नहीं होनी चाहिए। जितना गुणा होगा उतना ही अवयवों की संख्या होनी चाहिए। ये आपका फैक्ट है, इसको आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, इसके आगे देखिए। अभी अब आपको बताने जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। अभी आपने एक जो अवयव का जो बेस है कैसे दर्शाया जाता है, इसकी कोटि क्या होती है, अभी आपने समझा इसको। अब है टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। इसके प्रकार जानिए आप कि अवयव कितने प्रकार के होते हैं, क्या होते हैं, कैसे होते हैं। सबसे पहले आप जानिए रो मैट्रिक्स, मतलब पंक्ति अवयव। रो मैट्रिक्स मतलब पंक्ति अवयव। ये पंक्ति अवयव है क्या, इसको आपको जानना जरूरी है। ऐसे अवयव में पंक्ति अवयव ऐसा अवयव जिसमें केवल एक पंक्ति हो। स्तंभ कितने भी हों, लेकिन पंक्तियों की संख्या कितनी होनी चाहिए? केवल एक, अर्थात केवल एक पंक्ति हो, केवल एक पंक्ति हो। स्तंभ चाहे कितने भी हों। ठीक है, इसमें पंक्तियों से कितनी हो? केवल एक हो, और स्तंभ कितने भी हो सकते हैं। जैसे पंक्ति कितनी होनी चाहिए? एक, जैसे 2 3 4 5, 2 3 4 5, इसमें पंक्ति कितनी है? एक है। स्तंभ 1 2 3 4, तो स्तंभों की संख्या से कोई मतलब नहीं, पंक्ति आपकी एक होनी चाहिए, अर्थात 1 गुणे ये 4 की कोटि हुआ। तो पंक्ति अवयव क्या है? इसमें केवल एक पंक्ति होती है। स्तंभों की संख्या कितने भी हो, 2 हो 3 हो 4 हो, चाहे जितनी हो, पंक्ति एक होनी चाहिए। ये आपका क्या है? पंक्ति अवयव। दूसरा ध्यान दीजिएगा,
स्तंभ आव्यूह, कॉलम मैट्रिक्स। ये आपका क्या है? स्तंभ आव्यूह है। ठीक है। अब स्तंभ आव्यूह में जिस तरह पंक्ति आव्यूह पढ़े आप, केवल एक पंक्ति हो, स्तंभ चाहे कितने भी हो, उसी तरह स्तंभ आव्यूह भी जो है, इसमें स्तंभों की संख्या एक होनी चाहिए और पंक्ति कितनी भी होनी हो उससे मतलब नहीं है। पंक्तियों संख्या एक से अधिक हो लेकिन स्तंभ केवल एक होने चाहिए। तो इसका एग्जाम्पल क्या है? 2 3 4 6 ऐसे हम कर दें। इसमें पंक्ति देखिए 1 2 3 4, 4 पंक्ति हैं लेकिन स्तंभों की संख्या कितना है? केवल एक है। तो इसका क्या क्या लिखेंगे? इसको 4 गुणे 1, 4 गुणे पंक्ति 1 2 3 4, पंक्ति 4 हो गया, स्तंभ 1 हो गया। तो स्तंभ आव्यूह जिसमें स्तंभों की संख्या केवल एक हो तो वो क्या कहलाता है? स्तंभ आव्यूह। जिसमें पंक्ति की संख्या केवल एक हो उसको क्या बोलते हैं? पंक्ति आव्यूह। पंक्ति आव्यूह में स्तंभ की संख्या ज़्यादा हो उससे मतलब नहीं, और स्तंभ आव्यूह में आप क्या, स्तंभों की संख्या एक होनी चाहिए और पंक्तियों की संख्या एक से ज़्यादा हो, आपका स्तंभ आव्यूह कहलाता है। ये आपका टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स 2 थे, अभी और है, आगे देखिए इसका लीजिएगा। ये जो तीसरा नंबर है, अभी पहला पढ़े पंक्ति आव्यूह, दूसरा पढ़े आपका स्तंभ आव्यूह, तीसरा है आयत आव्यूह। आयत आव्यूह नाम से ही इसका जानकारी हो जाती है। आयत आव्यूह का मतलब आयत के बारे में जानिए। आयत का मतलब होता है इसके आमने सामने की भुजा क्या हो? बराबर होती है। तो आयत आव्यूह में पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या बराबर नहीं होनी चाहिए, ये आपको ध्यान देना है। अर्थात इसमें पंक्तियों की संख्या इज नॉट इक्वल स्तंभों की संख्या। आयत आव्यूह में पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या आपस में बराबर नहीं होनी चाहिए। जैसे ध्यान दीजिएगा 2 3 4 और 1 -2 -5, यहाँ ध्यान दीजिएगा 2 3 4 1 -2 -5। इसमें 2 पंक्ति हैं, स्तंभ कितने हैं बच्चे? बता सकते हैं आप? 1 2 3। तो पंक्तियों की संख्या 2 हुआ, स्तंभों की संख्या 3 हुआ, कोटि हो गया 2 गुणे 3। जबकि जानते हैं कि 2 और 3 आपस में बराबर नहीं होते, तो यह कौन से आव्यूह है? आयत आव्यूह है। अर्थात पंक्तियों की संख्या 2 है और स्तंभों की संख्या 3 है, इसीलिए पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या आपस में बराबर नहीं है, तो इसको कहा जाता है आयत आव्यूह। एक बार एक और देख लीजिए 2 4, ध्यान दीजिएगा 3 6, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 -2, हमने ये मान लिया। ठीक है, 2 4 3 6 1 -2। तो यहाँ देखिए पंक्तियों की संख्या कितनी है? 1 2 3, ये पंक्तियों की संख्या हो गया 3, और स्तंभ कितने हैं? 1 और 2, तो 3 गुणे 2। यहाँ भी पंक्ति और स्तंभ संख्या आपस में बराबर नहीं है, और यहाँ भी पंक्ति और स्तंभ संख्या बराबर नहीं है। तो ऐसे कंडीशन में, ऐसा जो कंडीशन आता है जिसमें पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या आपस में बराबर नहीं होते हैं, उसको बोलते हैं आयत आव्यूह। ठीक है, नेक्स्ट देखिए ध्यान से 4 नंबर, वर्ग आव्यूह। वर्ग आव्यूह एक एक पार्ट देखते जाइएगा आप ध्यान से, एकदम आपको आव्यूह का बेस एकदम मजबूत हो जाएगा। आयत आव्यूह आपने जाना जिसमें पंक्ति और स्तंभ संख्या बराबर नहीं होती है। वर्ग आव्यूह जिसको ये मालूम हो गया वो आसानी से ये मालूम कर लेगा। वर्ग का मतलब होता है जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती है। अर्थात इसमें क्या हो जाएगा कि नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, अर्थात पंक्तियों की संख्या बराबर स्तंभों की संख्या। इसमें पंक्तियों की संख्या और स्तंभ संख्या आपस में क्या होती है? बराबर होती है। इसे हम क्या बोलते हैं? वर्ग आव्यूह। जैसे देख लीजिए 2 4
3 माइनस 5। पंक्ति भी 2 ठे, स्तंभ भी 2 ठे। ठीक है, ये हो गया 2 गुणे 2। अब आइए आप 3, ये 3 माइनस 5, ये 2 गुणे 2 का वर्ग भी हुआ। 3 4 6, 8 माइनस 2 और 3, फिर 4 माइनस 3 और यहाँ 5। ध्यान दीजिएगा, यहाँ हमने 2 4 3 5 लिखा, माइनस 5 2 गुणे 2 का वर्ग भी बना। यहाँ हम 3 4 6, 1 माइनस 2 3, 4 माइनस 3 5 होंगे। यहाँ क्या देखे रहे हैं कि 3 4 6, 1 2 3, 4 माइनस 3 5 है। एक पंक्ति, 2 पंक्ति, 3 पंक्ति, 3 लिख दिए। 1 कालम, 2 कालम, 3 कालम, 3 लिख दिए। अर्थात जितने स्तंभ उतने ही पंक्ति हो गई, और इसमें भी जितनी पंक्तियाँ उतने ही स्तंभ हो गए। ऐसे सिचुएशन में आप क्या कह सकते हो, ऐसे मैट्रिक्स को वर्ग अवयव, स्क्वायर मैट्रिक्स आप बता सकते हो, जिसमें पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या आपस में क्या हो, बराबर हो। कोटि से ही मालूम चल जाएगा कि ये वर्ग अवयव है या आयत अवयव है। यदि कोटि का जो नंबर है m गुणे n यदि अलग अलग है, उसको आप आयत अवयव कहिएगा। यदि m गुणे n, m का मान भी और n का मान भी दोनों सेम है, उसको आप क्या बोलिएगा, वर्ग अवयव बोलिएगा। ठीक है बच्चों, तो ये आपका 4 ठे पंक्ति अवयव, स्तंभ अवयव, आयत अवयव और ये वर्ग अवयव। फिर आगे देखिए आप लोग। अब देखिए तत्समक अवयव। तत्समक अवयव क्या होता है, अभी आप आयत पढ़े, वर्ग पढ़े। तत्समक अवयव में विकर्ण की बात करेगा। विकर्ण का मतलब क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। इधर ABCD एक आपका चित्र है। इसमें विकर्ण क्या होता है कि हम A से C को मिलाएंगे, यह विकर्ण कहलाएगा। D से B को मिलाएंगे, यह क्या कहलाएगा, विकर्ण कहलाएगा। तो तत्समक अवयव में यही कहा गया है कि ऐसे अवयव जिसमें विकर्ण जो होंगे, जो विकर्ण के जो नंबर होंगे, 1 होता है, 1 1 1। कैसे, अर्थात इसमें विकर्ण के अवयव, विकर्ण के अवयव 1 होता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। हमने यहाँ 1 लिख दिया, ठीक है, हमने यहाँ भी 1 लिख दिया, यहाँ भी हमने क्या लिख दिया, 1 लिख दिया। तो 1 1 1, यहाँ हमने 0, यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ 0। तो विकर्ण हो गया 1 1 1। विकर्ण के अवयव क्या है, 1 1 1। ये विकर्ण के क्या है, अवयव हैं। अर्थात तत्समक अवयव में विकर्ण के अवयव 1 होता है, शेष सभी 0 होता है। तो ध्यान दीजिएगा, ये जो है इसमें, इसको क्या, इसका कोटि क्या है, आप स्वयं बता सकते हैं, 3 × 3। यहाँ देखिए 1 0 0 1, इसका कोटि क्या हो जाएगा, 2 गुणे 2। अर्थात इसको समझने के लिए तो ये 1 0 0 0 1 0 0 0 1, यहाँ 1 0 0 1, ये आपका तत्समक अवयव आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाता है। एक बात ध्यान दीजिएगा सभी बच्चे कि इसके विकर्ण 1 होते हैं। ठीक है, 1, ये नहीं कि हम 2 लिख सकते हैं, नहीं, 1 लिखेंगे, शेष कभी से सभी क्या रहेगा, 0 रहेगा। इसके अलावा जो तत्समक अवयव होता है वह आयत अवयव भी हो सकता है, वर्ग अवयव भी हो सकता है। पढ़ते समय जब हम इसको पढ़ते हैं तो 2-3 बात ध्यान देना होता है। कभी कभी लैंग्वेज में बच्चों से भूल हो सकती है, तो ये जो हम लोग 3 गुणे 3, 2 गुणे 2 ये जो कह रहे हैं, तो इसका तरीका ये 3 गुणे 3, 2 गुणे 2 न कहकर ये 3 × 3, 2 × 2 ऐसे हम बोलेंगे इसको। ये कोटि होता है जिसको हम क्रॉस के रूप में दर्शाते हैं।
जब अवयव की बात करते हैं कि अवयव कितने होंगे, उस समय उसको मल्टीपल करके हम क्या कर लेते हैं, अवयव संख्या ज्ञात कर सकते हैं। अर्थात 3x3 है, पढ़ेंगे 3x3, लेकिन हम मन में तितली का 9 करके हम अवयव संख्या क्या कर सकते हैं, गिन सकते हैं कि अवयव कितने हैं। तो इसी कोटि से मालूम चलता है कि अवयव संख्या कितनी इसमें होती है। हर अवयव में जितना जो कोटि देता है उसका मल्टीपल करके हम प्राप्त कर सकते हैं। और पढ़ते कैसे हैं, 3x3, 2x2। ये आपका क्या है, तत्समक अवयव है। आगे देखिए आप 6 नंबर, तत्समक अवयव अभी पढ़ें। विकर्ण क्या होते हैं, एक होता है, शेष अवयव क्या होगा, शून्य होगा। शेष अवयव क्या होगा, शून्य होगा। अब आए हम लोग विकर्ण अवयव के बारे में चर्चा करेंगे। विकर्ण अवयव क्या होता है, इसको आपको ध्यान देना है। जो बच्चा तत्समक अवयव समझ में आ गया होगा, जिसको विकर्ण अवयव भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो इस विकर्ण अवयव में क्या करेंगे कि ऐसा अवयव जिसमें विकर्ण को छोड़कर शेष सभी अवयव शून्य हों। विकर्ण चाहे कोई भी अंक लिखा जाए, विकर्ण को अगर छोड़ दिया जाए तो शेष सभी क्या होंगे, शून्य होंगे। इन दोनों में कंपैरिजन ध्यान दीजिएगा, तत्समक और विकर्ण में गलती मत कर दीजिएगा। अर्थात इसमें कह सकते हैं कि इसमें विकर्ण को छोड़कर शेष सभी अवयव क्या होते हैं, शून्य होते हैं। शेष सभी अवयव क्या होते हैं, शून्य होते हैं। जैसे ध्यान दीजिएगा, हमने यहाँ 1 लिखा, 0 लिखा, 0 लिखा, 2 लिखा, 0 लिखा, यहाँ 0, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, यहाँ हमने 3 लिख दिया। 1 2 3 0 0 0 0 0, ये हो गया 3x3, 3x3। एक और देखिए 2 0 0 4, ये हो गया 2x2। आपको समझ में आ रहा होगा। और ध्यान दीजिएगा, एक नोट वाली बात बहुत ही महत्वपूर्ण है। तत्समक और विकर्ण, इसका तुलना कीजिए। आप ध्यान दीजिएगा कैसे। एक तत्समक अवयव जो है विकर्ण अवयव हो सकता है, लेकिन विकर्ण अवयव तत्समक अवयव कभी नहीं होगा। तत्समक अवयव विकर्ण अवयव हो सकता है, लेकिन विकर्ण अवयव तत्समक अवयव नहीं हो सकता। ऐसा क्यों? क्योंकि विकर्ण अवयव में हम 1 1 1 भी लिख सकते हैं, 1 2 3 भी लिख सकते हैं, 4 5 6 भी लिख सकते हैं, शेष सभी 0 है। 2 4 शेष सब 0 है। तो विकर्ण अवयव में विकर्ण के जो नंबर होंगे वह एक समान भी हो सकते हैं, अलग अलग भी हो सकते हैं। लेकिन तत्समक अवयव में आपका जो विकर्ण का जो नंबर है वह केवल 1 ही होना चाहिए। 1 से कोई अलग नहीं, ना 2 ना 3 ना 4, कुछ नहीं, 1 1 1। ऐसा नहीं है कि एक समान 2 2 2 लिख देंगे, 3 3 3 3, गलत हो जाएगा। 1 1 ही लिखना है, 1 1 ही लिखना है। इसीलिए कहा गया है कि विकर्ण अवयव और तत्समक अवयव में तुलना किया जाए तो बहुत ही महत्वपूर्ण जो आ रहा है बात वो क्या है कि तत्समक अवयव विकर्ण अवयव हो सकता है, लेकिन विकर्ण अवयव तत्समक अवयव कभी नहीं होगा। ठीक है, आया समझ में? ध्यान से इसको पढ़िए। फिर आगे देखिए आप। अब आप अदिश अवयव के बारे में जानिए। अभी आप पीछे आपने 4-5 ठे अवयव पढ़े, अब आप अदिश अवयव के बारे में जानिए। ये अदिश अवयव है क्या? इसको अंग्रेजी में स्कॉलर मैट्रिक्स बोलते हैं। ध्यान दीजिएगा, ऐसा अवयव, क्या बोलेंगे इसको? ऐसा अवयव जिसमें विकर्ण के अवयव
एक समान होते हैं। क्या होते हैं? एक समान होते हैं। ऐसा अवयव जिसमें विकर्ण के अवयव एक समान होते हैं, शेष सभी अवयव शून्य होते हैं। ऐसा अवयव जिसमें विकर्ण के अवयव एक समान होते हैं, शेष सभी अवयव क्या होते हैं? शून्य होते हैं, अदिश आव्यूह कहलाते हैं। ध्यान दीजिएगा, 2 2 2 0 0 0 0 0 0। विकर्ण 2 हुआ, अवयव क्या है? 2 2 2, शेष 0 है। कितने कोटि का है? 3 × 3 का। फिर उसी तरह 4 0 0 4, ये 2 × 2 का। विकर्ण क्या हो गए? एक समान हो गए। यहाँ विकर्ण क्या है? एक समान है। 2 2 2 4 4। तो विकर्ण के अवयव एक समान हो और शेष सभी अवयव क्या होता है? शून्य अगर हो तो कौन सा अवयव कहलाएगा? अदिश अवयव। अब आप वीडियो को रोककर आप जो ऊपर तत्समक, आयत, वर्ग, ये अदिश, विकर्ण अवयव, ये जो पढ़े हैं, इसमें आप तुलना कर सकते हैं। तुलना जब करेंगे तो आपको मालूम चल जाएगा कि किसमें कौन सा रिलेशन बन रहा है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। कैसे? अभी तत्समक पढ़ें आप। तत्समक में आपका विकर्ण केवल एक होने चाहिए। विकर्ण के अवयव एक 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 होना चाहिए। अभी हम उसके बाद क्या पढ़ें? विकर्ण अवयव के बारे में। इसमें क्या था कि जो विकर्ण के अवयव थे उनको छोड़कर शेष सभी शून्य हो, अर्थात विकर्ण में हम कुछ भी लिख सकते हैं। अर्थात पीछे बताया गया था कि तत्समक अवयव विकर्ण अवयव हो सकता है, लेकिन विकर्ण अवयव तत्समक अवयव नहीं हो सकता। यहाँ देखिए अदिश अवयव में, अदिश अवयव में विकर्ण 2 2 2 लिखा है, शेष सभी क्या है? 0 है। तो कहने का मतलब है कि तत्समक अवयव, और रिलेशन यहाँ देखिए, तत्समक अवयव अदिश अवयव हो सकता है, लेकिन अदिश अवयव तत्समक अवयव नहीं हो सकता है। इसके अलावा ये अदिश अवयव विकर्ण अवयव हो सकता है। ये जो अदिश अवयव जो है, इसके जगह पर हम 2 2 2 लिख रहे हैं, तो हम विकर्ण अवयव में भी हम एक समान ले सकते हैं। लेकिन विकर्ण अवयव जो लिखा जा रहा है, नंबर लिखा जा रहा है, वो नंबर बराबर भी हो सकता है, बराबर नहीं भी हो सकता है। लेकिन अदिश अवयव में आपका विकर्ण बराबर होने चाहिए। ये था आपके अदिशों के, ये जो अवयव के प्रकार जो थे, कितने प्रकार के होते हैं। तो पंक्ति अवयव पढ़े आप, इसके बाद स्तंभ अवयव पढ़े, फिर इसके बाद आप आयत अवयव, वर्ग अवयव, फिर आप तत्समक अवयव, विकर्ण अवयव, अभी आपने पढ़ा अदिश अवयव। एक लास्ट है आपका नल मैट्रिक्स, जिसको बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं उसको? नल मैट्रिक्स ही बोलते हैं, जिसको 0 अवयव, शून्य अवयव कहा जाता है। तो शून्य अवयव अंतिम है, ये ध्यान दीजिएगा। बहुत ही आसान। शून्य अवयव नाम से ही मालूम चल रहा है कि ऐसे अवयव में सभी अवयव क्या होंगे? शून्य होंगे। सभी अवयव क्या होंगे? शून्य होंगे। 1 2 3 1 2 3, स्तंभों की संख्या 3, पंक्तियों की संख्या 2 2 × 3, अर्थात नल शून्य अवयव, नल मैट्रिक्स में जितने अवयव होते हैं वो अवयव क्या होते हैं? शून्य होते हैं। अर्थात शून्य अवयव में सभी अवयव शून्य होंगे। और इसका जो कोटि होता है आप आसानी से देख सकते हो कि ये 2 × 3 का है। यदि हम वर्ग की बात करें तो 0 0 0 0, ये 2 × 2 है। ये 2 × 2 का कोटि है, यह 2 × 3 का कोटि है। ये रहा आपका अवयव का बेसिक और अवयव के प्रकार। ध्यान से इसको, यदि वीडियो शुरू से अंत तक
देखेंगे तो आपका मैट्रिक्स का जो बेस है वह आसानी से तैयार हो जाएगा। ठीक है, इसके आगे देखिए। अब ये जो अवयव बच्चे बताए थे कि अवयव के बारे में बताना है, तो ये रहा आपका बेस ऑफ मैट्रिक्स। इसको आप ध्यान से अगर वीडियो शुरू से अंत तक देखे होंगे तो आपके लिए लाभप्रद होगा और मैट्रिक्स का बेस आपको मालूम हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आगे का नेक्स्ट वीडियो इसी को अपलोड होगा। तब तक के लिए आप लोगों को बेस्ट ऑफ लक। ठीक है।